नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी डिस्कशन जो कि हमने पिछली वीडियो में शुरू करी थी। मैं आशा करता हूं कि आपने जो पॉलिटी की पिछले एक साल के करंट अफेयर्स का सेट नंबर 1 है उसको ऑलरेडी देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है, सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले जाकर सेट 1 को देखिए, बिकॉज हमने उसमें एक बेसिक काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। अब उसी पर्टिकुलर सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। 1 ईयर करंट अफेयर्स में सेट 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने सेट 1 में कवर किए थे जुडिशरी के साथ जुड़े हुए टॉपिक्स, यानी कि न्यायपालिका के साथ संबंधित मुद्दे हमने डिस्कस किए थे, उसी तरीके से हम सेट नंबर 2 में भी कुछ और मुद्दे हैं जो कि न्यायपालिका के साथ जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये वाले टॉपिक्स आपके साथ कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो कि कवर किया जाएगा दैट इज द टॉपिक ऑफ ई लोक अदालत। तो स्टेट में इनफैक्ट हमारी कंट्री में एक स्टेट थी जिसने कि जो कि कोविड-19 के लॉकडाउन के टाइम पे पहली स्टेट बनी जिसने अपने स्टेट में ई लोक अदालत का बेसिकली इनॉग्रेशन कर दिया था। लोक अदालत के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन अब उसका ई वर्जन शुरू हुआ था बिकॉज ऑफ द कोविड-19 लॉकडाउन। तो इसके बारे में बातचीत करी जाएगी कि एग्जैक्टली ये ई लोक अदालत क्या है एंड ऑब्वियसली लोक अदालत क्या होती हैं, कौन से कानून के तहत बनाई जाती हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें भी आपके साथ कवर करी जाएंगी। इसके बाद बात करी जाएगी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में, जो कि अगेन लोक अदालत के कॉन्सेप्ट के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि एडीआर बेसिकली क्या होता है और इसकी क्या क्या किस्में होती हैं, जैसे कि आर्बिट्रेशन हुआ, उसके बाद मीडिएशन हुआ, उसके बाद कंसिलिएशन हुआ। जैसे कि कंसिलिएशन को हम समझौता बोल देते हैं, आर्बिट्रेशन को हम पंचाट बोल देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों के बारे में भी आपके साथ चर्चा करी जाएगी। फाइनली वी विल टॉक अबाउट न्याय बंधु ऐप, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। ये मैं समझता हूँ इस साल इसको लेके क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि न्याय बंधु ऐप जो है ये क्यों शुरू करी गई है, इसका मेन पर्पस क्या है। एंड जाते जाते कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जस्ट ब्रीफली बात करेंगे। टिडबिट्स होंगे छोटे छोटे, हम कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये टॉपिक है लोक अदालत का। With reference to the Lok Adalat, which of the following statements is or are correct? Lok Adalat is a statutory body formed under the Legal Services Authorities Act of 1987. ठीक है। Second is the award of Lok Adalat is deemed to be a decree of a civil court and is final and binding on all the parties. तो मान लीजिए दो पार्टीज ने पर्टिकुलर कोर्ट को अप्रोच किया और कोर्ट जो है वो असल में लोक अदालत कोर्ट है। तो यहाँ पर जो दो पार्टीज हैं, ए और बी पार्टी, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। अगर लोक अदालत के द्वारा कुछ निर्णय दे दिया गया है, कोई फैसला ले लिया गया है, तो वो बेसिकली फाइनल फैसला माना जाएगा और जो दोनों की दोनों पार्टीज़ हैं वो बाध्य हो जाती हैं उस फैसले को पूरा करने में, उस फैसले को मानने में। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सत्य है। लोक अदालत की जो आपको पहले बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि क्या आप लोक अदालत में जाना चाहते हैं। इनफैक्ट ये पूरी की पूरी जो फ्रीडम है वो आपके पास ही होती है। अगर आप जाना चाहते हैं तभी आप लोक अदालत में केस को फाइल करते हैं, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप लोक अदालत में केस को फाइल करते ही नहीं हैं। और ये चीज़ भी बिल्कुल सही है कि लोक अदालत जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक सांवैधिक निकाय है जो कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत बनाया गया था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही हैं एंड हेंस आपका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2 बन जाएगा। जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। आपने आई एम श्योर सुनी होंगी, नालसा के बारे में आपने सुना होगा, जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आपकी बनाई गई है। सिमिलरली ऐसे ही बनाई गई हैं स्टेट लेवल पे SLSA, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बनाई गई हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो नालसा हुई, SLSA हुई, DLSA हुई, ये सारी की सारी जो अथॉरिटीज़ हैं ये भी आपकी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत ही बनाई जाती हैं। तो ये सारी की सारी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं जो कि इस पर्टिकुलर विधेयक के अंतर्गत बनाई गई हैं। इसको भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
अब इसकी थोड़ी जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सितंबर 2020 की ये खबर है, कॉन्सेप्ट ऑफ ई लोक अदालत हैज़ पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द लीगल लैंडस्केप। ये किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने बेसिकली स्टेटमेंट दिया था और इसीलिए ये चर्चा में रहा। केवल ये कारण नहीं था चर्चा में रहने का, आपको मैंने बताया कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जो भारत की एक सबसे पहली स्टेट बनी छत्तीसगढ़, जिसने कि अपने राज्य में इस पर्टिकुलर ई लोक अदालत के कॉन्सेप्ट को इनॉग्रेट किया और इसको चलन में वो लोग लेकर आए, ठीक है। और ई लोक अदालत जो थी ये इनफैक्ट जो जून से लेकर अक्टूबर के महीने में आप देख सकते हैं केवल और केवल 6, 7, 8, 9, 10 केवल और केवल 5 मंथ्स के अंदर अंदर ई लोक अदालत को गठित किया गया था लगभग 15 राज्यों में, जिसके चलते 2.5 लाख से भी ज़्यादा केसेस को डिस्पोज ऑफ कर पाए थे हम लोग। अब इमेजिन कीजिए कोविड-19 लॉकडाउन में आपके जो न्यायालय थे वो वैसे ही बहुत बंद हुए थे, ठीक है। ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस थी जिसकी वजह से आपका जो प्रशासन था वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर ई लोक अदालत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। तो कम से कम 15 स्टेट्स ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था और 5 महीने तक इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें कि 2.5 लाख से भी अधिक केसेस को डिस्पोज ऑफ किया गया था। लोक अदालत बेसिकली एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म की कैटेगरी में ही फॉल करता है। इसको हम शॉर्ट में ADR के नाम से भी जानते हैं, तो ठीक है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, जहां पर क्या होता है, डिस्प्यूट्स पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ और विच आर एट प्री लिटिगेशन स्टेजेस आर सेटल्ड एमिकेबली विदाउट एनी एक्सपेंस ऑन द लिटिगेंट्स। देखिए 3-4 चीज़ें इसमें आपको फायदेमंद देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई केस है जो कि लगभग 5 साल से किसी कोर्ट में अटका हुआ है, फैसला नहीं हो रहा है, तारीख पे तारीख हो रही है या फिर सुनवाइयां हो रही हैं बार बार। उस केस में क्या होता है कि आपको लगता है कि जी मेरा फैसला शायद बहुत जल्दी किसी लोक अदालत में हो सकता है, तो आप वहां से उस केस को विड्रॉ करके दोनों की दोनों पार्टीज लोक अदालत को अप्रोच कर सकती हैं अगर दोनों पार्टीज की सहमति है, और वहां पे आपको फैसला जल्दी मिल सकता है। या फिर मान लीजिए आपका केस अभी शुरू ही नहीं हुआ है और आपको लगता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर खाने से बेहतर है कि मैं डायरेक्टली लोक अदालत के अंदर इस केस को फाइल कर दूं। उस केस में भी आपको बहुत जल्दी यहां पर केस को डिस्पोज ऑफ करने का फायदा मिल सकता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा है इकोनॉमिक्स, यानी कि आपका जो खर्चा है वो बच जाता है, बिकॉज लोक अदालत में खर्चा बिल्कुल ना के बराबर पड़ता है। यहां पर किसी तरह की फीस आपको नहीं देनी पड़ती है। सो बेसिकली इसलिए माना जा रहा था कि जब ये इतना ज़्यादा मुसीबत का टाइम चल रहा था महामारी की वजह से, उस टाइम पे जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है इन्होंने इस टाइम को बड़े ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया एंड इन्होंने लोक अदालत के कॉन्सेप्ट को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव कर दिया था, जिसको कि इन्होंने ऑनलाइन लोक अदालत या फिर ई लोक अदालत का नाम दे दिया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली यहाँ पे क्या पर्पस था एंड इसको लोगों ने किस तरीके से इस्तेमाल भी किया था, इसका भी आपके सामने अच्छा खासा सबूत है। लोक अदालत की कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एक सांवैधिक निकाय है जो कि LSA 1987 के विधेयक के तहत बनाया गया है। इसमें बेसिकली एक जुडिशियल ऑफिसर होता है और साथ में इसमें एक चेयरमैन और एक लॉयर होता है और कुछ सोशल वर्कर भी होते हैं जो कि इसके मेंबर्स की तरह काम करते हैं। तो जी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कुछ इलाके में ये बनाई गई, तो उस इलाके के जो आसपास के लोग हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, सो दैट आपको इलाके की जो सोशल कल्चर है, जो सोशल सिस्टम है, उसके बारे में जानकारी भी होनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके द्वारा जो दिया गया निर्णय होता है, यानी कि जिसको हम अवार्ड बोलते हैं या फिर जिसको हम जजमेंट बोल देते हैं, इट इज़ डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट, और ये फाइनल और बाइंडिंग होती है, यानी कि इसके खिलाफ आप किसी प्रकार की अपील या किसी प्रकार का पिटिशन फाइल नहीं कर सकते हैं बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। आप कहीं पर नहीं जा सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? बड़ा सिंपल सा रीजनिंग है। देखिए, आपने खुद ने अपने केस को लोक अदालत में फाइल किया था। अगर आपको लगता था कि आपको शायद आपके फेवर में केस नहीं जाएगा, तो आपको यहाँ पर लोक अदालत में केस फाइल करना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस। और क्योंकि ये कंप्लीटली वॉलंटरी चीज़ है, इसीलिए इसके खिलाफ किसी प्रकार की अपील कहीं पर भी लाई नहीं करती है। इसके साथ ही में जुड़ा हुआ कुछ और कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बेसिकली इसको पूरा करने के लिए इंडिया में बनाया गया एक मैकेनिज्म लोक अदालत का है, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि आपके साथ में चर्चा करना चाहता हूँ। बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, बेसिकली इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विच इज़ नॉन एडवर्सेरियल, दैट इज वर्किंग टुगेदर कोऑपरेटिवली टू रीच द बेस्ट रेजोल्यूशन फॉर एवरीवन। ठीक है, अब ये नॉन एडवर्सेरियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों की दोनों जो पार्टीज हैं वो बेसिकली आपस में एक दूसरे का सहयोग करती हैं और उस सहयोग के माध्यम से वो अल्टीमेटली निर्णय तक पहुंच जाती हैं। तो इसीलिए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का इसको नाम दिया गया है।
इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि एडीआर जो है वो भारत में असल में आर्टिकल 14 जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है और आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके तहत इसको स्थापित किया गया है। ऐसे सवाल यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं कि एडीआर का जो कॉन्सेप्ट है, एडीआर का जो आइडिया है, का जो विचार है, वो भारत को कहाँ से आया, कौन से संविधान के अनुच्छेद से हमने इस चीज़ को से प्रेरणा लेते हुए हमने इस कॉन्सेप्ट को भारत में लागू किया। तो वहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ये दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनकी बहुत बड़ा योगदान रहा एडीआर को स्थापित करने में। केवल इतना ही नहीं, जो हमारे डीपीएसपी में एक आर्टिकल है जिसमें लिखा गया है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इसके तहत जो आर्टिकल 39A है ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन ऑर्डर टू गेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडीआर। ठीक है, इनफैक्ट ये वाला जो सवाल है ये ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है 2013 में। तो ध्यान रखने वाली बात है कि इस तरीके से सवाल भी पूछे जाते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि जो आर्टिकल 39 है, 39A है, ये डीपीएसपी में कौन से प्रिंसिपल के अंडर फॉल करता है, गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर, सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंडर या फिर वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल के अंडर फॉल करता है। नाउ इसके तीन चीज़ें हैं और इसको मैं बहुत जल्दी कवर करूंगा। सबसे पहले आर्बिट्रेशन है, दूसरा है मीडिएशन और तीसरा है कंसिलिएशन। सबसे पहले हम तीनों को वन बाय वन करके समझ लेते हैं। आर्बिट्रेशन को हिंदी में पंचाट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बोथ द पार्टीज, ध्यान से सुन लीजिए, इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट चूज द पर्सन टू हेयर एंड डिटरमाइन देयर डिस्प्यूट थ्रू अ कंसेंसस। यानी कि जो आपकी दो पार्टीज हैं, पार्टी नंबर ए और पार्टी नंबर बी, ये बेसिकली डिसाइड करेंगी कि जी हमारा केस जो है पार्टी नंबर सी ही सुनेगी। मान लीजिए ए ने बोला जी नहीं डी सुनेगी, मान लीजिए बी ने बोला सी सुनेगी, उस केस में आर्बिट्रेशन का मौका इनके पास अवेलेबल नहीं है। नॉर्मली आप कोर्ट में जाते हैं, आप अपने जज को चूज नहीं कर सकते, आप अपने लॉयर को चूज कर सकते हैं, अपने वकील को, लेकिन न्यायाधीश आपकी चूजिंग का नहीं होगा, राइट। आर्बिट्रेशन में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि जी कौन हमारा केस सुनेगा और कौन हमारे केस में फैसला सुनाएगा। तो ये चीज़ आपको आर्बिट्रेशन सबसे पहले तो प्रोवाइड करती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, कंसेंसस। दोनों की सहमति होनी बहुत ज़रूरी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक बहुत ही फेयर रेजोल्यूशन मिल जाए और सबसे बड़ी बात जल्दी मिल जाए और एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में मिल जाए। इनफैक्ट जो मैं तीनों की तीनों चीज़ें आपके साथ चर्चा करूंगा, आर्बिट्रेशन हुआ, कंसिलिएशन हुआ या मीडिएशन हुआ, सबसे बड़ा फायदा कॉस्ट इफेक्टिव मैनर का ही होता है और जल्दी से जल्दी जस्टिस लाने का ही होता है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ख्याल रखना है। आई विल कम बैक टू ACI, उसके पहले मीडिएशन की बात कर लेते हैं। मीडिएशन में क्या होता है, मध्यस्थता। ठीक है, ये जैसा कि इसका नाम है, बेसिकली एक मीडिएटर इसमें इन्वॉल्व होता है। अब देखिए, पार्टीज वही हैं A और B। उसमें क्या था, जो C था वो बेसिकली जज था, लेकिन यहाँ पर जो C है वो दोनों के बीच में बातचीत करवा रहा है। एक मीडिएटर आपने लगा दिया है, तो दोनों ने आपसी सहमति से ये डिस्कस किया कि ठीक है, हम अपना जो आपसी का विवाद है इसको रिजॉल्व करने के लिए एक C इंसान को बीच में बिठा लेते हैं जो कि हमारी आपस में बातचीत करवाता रहेगा। जैसे आपने सुना होगा, एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे आपने सुना होगा शादी ब्याह में जो अरेंज मैरिजेस होती हैं उसमें ऐसा ही होता है, एक मीडिएटर बिठा दिया जाता है कि दोनों पार्टीज़ के साथ जाके बातचीत करता है। और अगर मान लीजिए दोनों पार्टीज़ का एक दिन मन बन जाता है तो उसके बाद मीडिएटर साइड हट जाता है और फाइनली A और B पार्टी आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो उसी तरीके से मीडिएशन यानी कि मध्यस्थता होती है। पार्टीज इन डिस्प्यूट देमसेल्व्स सेट द कंडीशंस ऑफ द सेटलमेंट टू बी रीच्ड, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो किसी तरह का फैसला उनके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकती, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो किसी प्रकार की जज नहीं है, वो केवल एक मीडिएटर है, वो केवल एक बिचौलिया है जो कि इनकी आपस में बातचीत करवा रहा है, बट मेयरली एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर इन्वॉल्व इन इंप्रूविंग द डायलॉग बिटवीन द पार्टीज। तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। सिमिलरली बात करते हैं कंसिलिएशन की, जिसको कि हिंदी में समझौता कहा जाता है। इंटेंशन यहाँ पर भी वही है, देखिए टारगेट हर केस में वही है कि आपसी जो मुद्दा है वो रिजॉल्व होना चाहिए। इंटेंशन इज टू फैसिलिटेट द सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, लेकिन इसमें क्या होता है, पार्टीज आर नॉट ऑब्लाइज्ड और आर नॉट बाउंड बाय द कंसिलिएशन इन अ सेंस कि नेगोशिएशंस कैन बी कैरीड आउट अंटिल द पार्टीज अराइव एट अ म्यूचुअली प्लीजिंग सेटलमेंट। देखिए आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में, यहाँ पर क्या था, पार्टीज आपकी A और B थी, यहाँ पर भी आपकी पार्टीज A और B हैं। यहाँ पर आपका एक जज है जिसको हमने C कहा, यहाँ पर भी आपका जज है जिसको हमने C कहा। लेकिन जो यहाँ पर जज है आर्बिट्रेशन के केस में, इसके द्वारा
जो सुनाया गया फैसला है ये बाइंडिंग होता है। कंसिलिएशन के केस में ये बाइंडिंग नहीं होता है, और यहाँ पर जो बेसिकली इम्पार्शियल इंडिविजुअल है इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हैंडल करता है, इसको कंसिलिएटर कहा जाता है। अब कंसिलिएशन और मीडिएशन में क्या डिफरेंस हुआ इसको भी समझ लीजिए। ये आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन वाले डिफरेंस को आप समझ चुके हैं। कंसिलिएशन और मीडिएशन के डिफरेंस को समझ लीजिए। यहां पर देखिए हमने क्या किया था, दो पार्टीज हैं, ठीक है, यहां पर भी दो पार्टीज हैं। यहां पर क्या हुआ था मीडिएशन के केस में कि हमने जो सी इंसान को चूज किया था वो दोनों पार्टीज की चूजिंग का था, दोनों पार्टी की सहमति हुई कि सी इंसान को ही चूज करेंगे। कंसिलिएशन के केस में दोनों पार्टीज के द्वारा चुना गया इंसान नहीं होता है, कोई बाहर से अपॉइंट किया गया इंसान होता है। तो अक्सर कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि दूसरी कंपनीज के लिए कंसिलिएशन का काम करती हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है अपने आप में, जिसको कि कॉर्पोरेट लॉ में जो काम करने वाले लोग हैं वो समझते होंगे कि इस तरीके से बहुत सारे जो बेसिकली कंपनीज होती हैं, जो पार्टीज होती हैं, उनके हम मुद्दों को किस तरीके से रिजॉल्व करवाते हैं। ये तीन चीज़ें आपको समझनी होंगी, दोनों और तीनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो भी आपको यहाँ पर समझने होंगे। अब दो चीज़ें आपको बता दूं, आर्बिट्रेशन को लेके भारत में हमने एक आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया पंचायत परिषद बना दिया था। 2019 में एक कानून लाया गया था जिसके चलते हमने ACI को स्थापित कर दिया था। इसका हेडक्वार्टर हमारी राजधानी नई दिल्ली में लोकेटेड है ACI का, और इसका मकसद यही है कि बेसिकली जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस और आगे जाके बनाए जाएंगे, क्योंकि आगे जाके प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाने की बातचीत चल रही है, तो उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ACI के द्वारा करवाई जाएंगी। इसको हाल ही में स्थापित किया गया है। दुनिया में जो आर्बिट्रेशन होती है, सबसे अधिक आर्बिट्रेशन आपको बताना चाहूँगा, एक तो होती है UK में, और दूसरी जो आर्बिट्रेशन का बहुत ही बड़ा सेंटर है, हब है, वो है सिंगापुर। अगर बात करते हैं मीडिएशन की, तो इसको लेकर एक कन्वेंशन थी जो कि UN कन्वेंशन के नाम से है, जिसमें सिंगापुर का नाम भी जुड़ा हुआ है। तो इनफैक्ट ये पहली ऐसी UN की ट्रीटी है, पहला ऐसा संयुक्त राष्ट्र का समझौता है जिसके अंदर की सिंगापुर का भी नाम जुड़ा हुआ है, और इसको कहा जाता है सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन, ठीक है। ये जो है रिसेंटली फोर्स में आई थी, और इस पर्टिकुलर कन्वेंशन में भी 53 सिग्नेटरीज हैं, जिसमें कि इंडिया भी इसका हिस्सा है, चाइना भी इसका हिस्सा है, और USA भी इसका हिस्सा है। इसका फ़ायदा क्या होता है, मान लीजिए कोई बड़ा डिस्प्यूट हो गया है इंडिया और USA के बीच में, और वहाँ पर उसको मीडिएट करवाना है, तो मीडिएट करवाने के लिए जो जुरिस्डिक्शन है वो सिंगापुर चूज़ करके आप वहाँ पे उसको मीडिएट करवा सकते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आई होप आपको आइडिया समझ आ गया होगा कि मैं यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इनके आपस के डिफरेंसेस, कंसिलिएशन और मीडिएशन के बीच का डिफरेंस, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन के बीच का डिफरेंस, ठीक है। कोई डाउट है तो मुझे बताइए, कोई मुझसे गलती हो गई हो तो वो भी मुझे बताइए। आपसे मैं काफ़ी कुछ सीखता रहता हूँ, कॉमेंट सेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन और मीडिएशन। आर्बिट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बाइंडिंग अवार्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक आर्बिट्रेटर होता है। आर्बिट्रेटर कौन होता है, एक जज के रूप में बिठाया जाता है। कंसिलिएशन में क्या है, नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए ये बाइंडिंग है, कंसिलिएशन में नॉन बाइंडिंग है। मीडिएशन में फैसिलिटेटेड नेगोशिएशन है, यानी कि एक बिचौलिया होता है, मीडिएटर होता है जो कि इसको फैसिलिटेट करता है। और ऑब्वियसली एक नेगोशिएशन होती है कि आपने आपसी में ही बेसिकली बातचीत करके हाथ मिला लिया कि ठीक है हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए पार्टी ए पार्टी बी को बोलती है कि भाई आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मैं यहीं पे केस को रफा दफा करने को तैयार हूँ। पार्टी बी बोलती है 10 लाख नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको 6 लाख दे दूंगा। तो पार्टी ए बोलती है चलो ठीक है 6 लाख में डील डन करते हैं। तो ये नेगोशिएशन हुई, कोई थर्ड पार्टी पिक्चर में आई ही नहीं, केस जो है कोर्ट में पहुंचा ही नहीं, इसको कहा जाता है डायरेक्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जो कि ADR की कैटेगरी में फॉल कर सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्याय बंधु ऐप के बारे में। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। न्याय बंधु की जो ऐप है इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था, 26 नवंबर 2020 की बात है। आपको मालूम होगा एक भारत की बहुत ही फेमस ऐप है जिसका नाम है उमंग ऐप। उमंग ऐप के बारे में 2 शब्द पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। उमंग ऐप जो थी वो बेसिकली भारत ने जब डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को शुरू किया था तो इसके अंतर्गत उमंग ऐप को जारी किया गया था। ये जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है MeitY के द्वारा शुरू किया गया था, और उमंग ऐप शुरू करने का पर्पस एक ही था कि कई सारी जो सरकारी सेवाएं हैं
उसको हम एक सिंगल मोबाइल ऐप पे लाना चाहते हैं। यानी कि हम उसको क्या करना चाहते हैं, हम उसको पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बेसिकली एग्रीगेट करना चाहते हैं, सब चीज़ों को एक जगह पे लाना चाहते हैं। हमारा मेन गोल क्या था, लार्जर गोल क्या था कि हम गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं ऑन मोबाइल फ़ोन ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो इसको आप ई गवर्नेंस कह लीजिए, एम गवर्नेंस कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। बेसिक मुद्दा ये था कि पब्लिक सर्विसेज को बेहतर करना है। इसमें कई सारी सर्विसेज जो हैं, कई सारी सेवाएं जो हैं वो इसके माध्यम से दी जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं खुद भी इसका इस्तेमाल करता हूँ, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इसी ऐप के अंदर एक बेसिकली नया फीचर ऐड कर दिया गया है जिसमें कि न्याय बंधु ऐप को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। न्याय बंधु ऐप क्या है, अंग्रेजी में कहें तो इसको कहा जाता है प्रो बोनो लीगल सर्विसेज। अब इस केस में क्या है, प्रो बोनो क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात है। मान लीजिए आप एक अग्रीव्ड पर्सन है, ठीक है, यू आर पार्टी ए, और आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आपको लगता है कि आपको कोर्ट जाना चाहिए, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक वकील चाहिए होगा। वकील कहेगा जी मेरी इतनी फ़ीस है, वकील कहेगा हर सुनवाई की इतनी फ़ीस लूँगा, कागजात की इतनी फ़ीस लूँगा, ठीक है, मिलने की इतनी फ़ीस लूँगा, सो एंड सो। तो आपके ऊपर काफ़ी खर्चा आ सकता है। लेकिन कुछ वकील ऐसे भी होते हैं जो कि ये सब चीज़ें मुफ्त में करते हैं। ठीक है, आपको सुनने में लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होता, बट जी नहीं, ऐसा होता है। कई सारे वकील हर चीज़ मुफ्त में करने के लिए तैयार होते हैं। इसके लिए लीगल भाषा में जो वर्ड है वो बेसिकली होता है प्रो बोनो। तो प्रो बोनो बेसिकली ये है कि लॉयर आपके लिए सब चीज़ें फ्री में करने को रेडी है। तो न्याय बंधु जो है इसी पर्पस के साथ लॉन्च करी गई थी। इस पर्टिकुलर चीज़ को 2017 में ही लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन अब ये जो ऐप है ये असल में उमंग ऐप के ऊपर ही अवेलेबल है, इसलिए चर्चा में रही थी। इसका पर्पस तब भी यही था कि हम भारत में एक ऐसा ढांचा बनाना चाहते हैं सो दैट अगर कोई प्रो बोनो लीगल सर्विस ऑफर करना चाहता है पूरे देश भर में, तो आपको पता चल जाए कि ऐसे वकील कहाँ पे मिलते हैं। होता क्या है, मान लीजिए आपको ज़रूरत है ऐसे वकील की और इस वकील को ज़रूरत है ऐसे क्लाइंट की जो कि चीज़ें मुफ्त में करता है। ठीक है, नाउ लेकिन आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया जिसको कि हम न्याय बंधु कह रहे हैं। इज दिस पार्ट क्लियर कि एक आप पार्टी हैं और दूसरा लॉयर है, तो आप दोनों को मिलवाने के लिए एक मंच बनवा दिया गया है। तो यहाँ पर इट कनेक्ट्स प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स इंटरेस्टेड इन प्रो बोनो वर्क विद एलिजिबल मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल बेनिफिशियरीज थ्रू द मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, ये वाली बेसिकली प्रो बोनो लीगल सर्विस में क्या होता है कि या तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है या फिर एकदम मिनिमल कॉस्ट में आपसे आपका काम बेसिकली करवा दिया जाता है। मिनिमल कॉस्ट क्या होती है, वकील बोलता है कि जी कम से कम मेरे आने जाने का खर्चा दे दो, कम से कम कागजों के प्रिंट आउट का खर्चा दे दो, कम से कम इतने खर्चे तो आप मुझे दे दो। मैं आपसे कोई फीस नहीं मांग रहा हूँ, अपने सेवाओं की कोई फीस नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन जो आपका वैसे खर्चा होना था वो तो आप कम से कम मुझे देते रहो। तो बेसिकली ये वाली चीज़ होती है प्रो बोनो लीगल सर्विसेज। ये वाला जो आइडिया है ये भी अगेन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 39A है, ठीक है, इसी से उत्पन्न हुआ है और यहीं से इस आइडिया को प्रेरणा मिली है। दुनिया भर में ये होता है, ऐसा नहीं कि केवल इमर्जिंग कंट्रीज़ में होता है, डेवलप्ड कंट्रीज़, दुनिया के जो विकसित देश हैं वहाँ पर भी ये चीज़ें होती हैं। प्रो बोनो लीगल सर्विसेज हर जगह देखने को मिल जाती हैं। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कुछ टिडबिट्स की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा होगा छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन सवाल यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जो जुडिशियल एक्टिविज्म का क्वेश्चन है और जो जुडिशियल ओवररीच का क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चंस पिछले 4-5 साल के अंदर जो है मेंस के पेपर में आपको देखने को मिल चुके हैं। मुख्य परीक्षा में ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते ही हैं। एक्टिविज्म और ओवररीच में फ़र्क है, ध्यान से देखिए। एक्टिविज्म जो है वो एक पॉजिटिव कॉनोटेशन वाली टर्म है, लेकिन ओवररीच जो है वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन वाली टर्म है। एक्टिविज्म बेसिकली एक ऐसी जुडिशियल फिलॉसफी है जो कि मोटिवेट करती है जज को टू डिपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट्स इन फेवर ऑफ प्रोग्रेसिव एंड न्यू सोशल पॉलिसीज़। कोई बात नहीं, बहुत ही कठिन परिभाषा है, हम इसको उदाहरण के तौर पे समझते हैं। देखिए, मान लीजिए जज ने कहा, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने या फिर किसी न्यायालय ने कहा कि सरकार को कि आपको जी एक बैड लोन को से जूझने के लिए एक पैनल बना देना चाहिए। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि आपको बीसीसीआई के अंदर कई सारे सुधार लाने की आवश्यकता है। बीसीसीआई आपको मालूम होगा जो क्रिकेट का बोर्ड है भारत में, ठीक है। अब ये काम जो कि वैसे आपके एग्जीक्यूटिव को करने चाहिए थे, ये वाले काम आपकी जुडिशरी कर रही है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्जीक्यूटिव से एक्सपेक्टेड थी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा
एग्जीक्यूटिव से अपेक्षित थी कि ये करनी चाहिए लेकिन उन्होंने नहीं करी, उस केस में जुडिशरी ने उस पर्टिकुलर एरिया में जाके कदम रखा और कहा कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। लेकिन जुडिशियल ओवररीच एक नेगेटिव कॉनोटेशन वाली टर्म है, यानी कि अगर मान लीजिए न्यायपालिका जानबूझकर बेमतलब से किसी और एरिया में दखल अंदाजी दे रही है जो कि शायद एरिया या तो विधायिका का है या फिर एग्जीक्यूटिव का है, उस केस में इसको जुडिशियल ओवररीच कहा जाता है। 2-3 साल पहले की बात है, न्यायपालिका ने कहा कि नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज के ऊपर जो लिकर है इसकी सेल को बैन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ने इंटरवीन किया कि ये काम जुडिशरी का नहीं है, ये हम ध्यान देंगे कि क्या बैन करना है क्या नहीं बैन करना है। सिमिलरली एक और एग्जांपल था जब न्यायपालिका ने बेसिकली एनजेएसी एक्ट को अवैध डिक्लेयर कर दिया था कि ये हम एक्ट को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये काम अगेन लेजिस्लेचर ने कहा कि ये आपका काम नहीं है क्योंकि हमारे हिसाब से ये कानून सही है। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए भारत में या फिर इनफैक्ट किसी भी लोकतंत्र के 3 प्रमुख अंग होते हैं। एक होता है न्यायपालिका, एक होता है विधायिका और एक होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तीनों के तीनों अंग एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रख सकते हैं, तभी एक डेमोक्रेसी अच्छे से फंक्शन कर सकती है। अगर एक भी अंग बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो वो बाकी के 2 अंगों को खराब कर सकता है, ठीक है, और उनके साथ मिसयूज़ भी कर सकता है अपनी पावर के साथ। इसीलिए दोनों चीज़ों में अंतर को समझना बहुत ही अनिवार्य है। एक्टिविज्म क्या होता है, ओवररीच क्या होता है। आप चाहें तो डेफिनेशन के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं डेफिनेशन चीज़ों को मुश्किल बनाती हैं, उदाहरण चीज़ों को आसान बनाते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियो को समाप्त करता हूं, लेकिन आपके लिए एक असाइनमेंट है। आपको कमेंट सेक्शन में दोनों के दोनों सवालों का जवाब देना है, और ये 2 के 2 सवाल जुडिशरी से ही जुड़े हुए हैं। एक 2017 में आया था, ये आप देख सकते हैं। मैंने आपको एक्टिविज्म बताया, मैंने आपको ओवररीच बताया, लेकिन मैंने आपको रिव्यू नहीं बताया कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। ये आप देख सकते हैं, आपको बताना है। सिमिलरली पिछली वीडियो में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस किया था, ग्राम न्यायालय। तो इसके बारे में भी आपको आंसर देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। राइट, जाने से पहले बताना चाहूँगा, अनअकैडमी आप सभी लोगों की तैयारी को आसान करने के लिए यूपीएससी सीएससी का कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स लेकर आया है, जिसमें कि 2 तरह की ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। सबसे पहला है प्लस कोर्स, दूसरा है आइकॉनिक कोर्स। और प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स दोनों ही काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको क्या सूटेबल लगता है। आइकॉनिक कोर्स में आपको बेसिकली पर्सनल मेंटर भी प्रोवाइड करवाया जाता है। यदि आप अपनी तैयारी अभी शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल जो है वो आइकॉनिक कोर्स है। यदि आप ऑलरेडी एक हेड स्टार्ट ले चुके हैं तो आप प्लस कोर्स के लिए भी चूज़ कर सकते हैं। मेरी सलाह आपसे ये रहेगी कि कम से कम 1 साल की मेंबरशिप को आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि 1 साल की मेंबरशिप में आप को अच्छा खासा टाइम मिल जाता है अपनी तैयारी को प्लान करने के लिए। आपको यहाँ पे ये वाला कोड यूज़ करना है अनि यूपीएससी, जिसके माध्यम से आपको स्ट्रेट 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो सकता है। सेम अगर आप कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विच इंक्लूड्स एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, वहाँ पर भी आपको ये वाला कोड इस्तेमाल करना है अनि यूपीएससी का। तो आप इन प्राइसेस की जगह इन प्राइसेस में इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।